जय हिंद दोस्तों। हम लोग TRE 3.0 4.0 और सीटेट के लिए प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, जो कि पूरी तरह से NCERT पर आधारित है। 6 to 12 तक जो NCERT है, ठीक है, साइंस का ये प्रैक्टिस सेट है। आइए इसको प्रारंभ करते हैं। ATGT PGT या तो PRT या जूनियर 6 to 8 में जो भी साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सीटेट के लिए तो यह रामबाण है, क्योंकि पूरी तरह से NCERT पर आधारित है। आइए पहला क्वेश्चन चर्चा करते हैं। कर की जब धूप, ठीक है, धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके निम्न में से कौन सा भौतिक परिघटना जिम्मेदार है? ठीक है, तो परिक्षेपण हो गया, परावर्तन हो गया और आंतरिक परावर्तन। ठीक है, तो ये तीनों ही घटनाएं जो है कि आपको इंद्रधनुष बनने के लिए निर्माण मतलब महत्वपूर्ण है, यानी सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, इंद्रधनुष हमेशा जिधर सूर्योदय रहता है, जिधर सूर्य रहता है उसके दूसरी दिशा में, अगर सूर्य पश्चिम में है तो पूरब में बनेगा, सूर्य पूरब में है तो इंद्रधनुष पश्चिम की तरफ बनेगा। विद्युत चुंबकीय तरंगों में, ठीक है, के बारे में कौन सा कथन सही है? क्योंकि विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के समानांतर होते हैं। नहीं, विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कभी भी एक दूसरे के समानांतर नहीं होते हैं। इसको समझने के लिए आप फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम पूरी तरह से समझ सकते हैं। जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है, ठीक है, देखिए कुछ ऐसे होता है। चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया, विद्युत क्षेत्र, ठीक है, और उस पर लगने वाले फोर्स, तीनों हमेशा एक दूसरे के लंबवत होते हैं। देखिए तीनों 90 डिग्री का है ना। ये फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम आप देखेंगे, मतलब अंगूठा, तर्जनी और माध्यिका को एक दूसरे के परपेंडिकुलर कर दीजिए, ठीक है, उसके थ्रू आप समझ सकते हैं इसको। विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं, ये ठीक है। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं। विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं, ये भी सही है, यानी पहला और दूसरा आपका इसमें सही हो जाएगा। भी चाल से, ठीक है, भी चाल से सरल रेखीय गति में चल रही एक कार के द्वारा t समय में तय की गई दूरी जो कि s बराबर vt होगा, तो कार में एक समान त्वरण होगा, असमान त्वरण होगा, एक समान वेग होगा, या इनमें से कोई नहीं। चूंकि एक समान गति कर रहा है, ठीक है, तो उसमें एक समान वेग हो जाएगा। त्वरण क्या होता है कि वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग तो परिवर्तन हो नहीं रहा है, एक समान गति से वो कार आगे की तरफ बढ़ रही है। निम्नलिखित में से कह रहा है कि आप इसमें फिगर में देखिए, बताना कि कहाँ पे सबसे मैक्सिमम ऊर्जा होगा। दिए गए चित्र के अनुसार पत्थर को ऊपर की ओर फेंका जाता है, ठीक है, जब यह उच्चतम बिंदु P पर, ठीक है, उच्चतम बिंदु P पर पहुंचता है तब निम्न में से पत्थर का कौन सा अधिकतम मान होगा या अधिकतम परिणाम होगा? त्वरण P पे अधिकतम होगा, P पे गतिज ऊर्जा अधिक होगी, P पे स्थितिज ऊर्जा अधिक होगी, P पे भार अधिक होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, P पे यह mgh, ठीक है, दूरी मैक्सिमम यहाँ पे होगा, तो mgh, यस मैक्सिमम यहाँ पे जो स्थितिज ऊर्जा होगा वो अधिकतम होगा। ठीक है, अगर इसी पिंड का, इसी पत्थर का यहाँ पे पृथ्वी पे जस्ट पहुँचने वाला होगा, जहाँ पे भी अंतिम वेग हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे वेग इसका मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, वेग क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा, तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा अधिकतम हो जाएगी, त्वरण भी यहाँ पर अधिकतम हो जाएगा। करके धूमकेतु की पूंछ किस दिशा, करके किस कारण सूर्य की से दूर रहता है? अपकेंद्री बल के कारण, विद्युत प्रतिकर्षण के कारण, विकिरण दबाव के कारण, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो जो धूमकेतु का पूंछ होता है वो विकिरण दबाव के कारण हमेशा सूर्य से दूर होता है। ठीक है, धूमकेतु जो है कि एक ऐसी खगोलीय पिंड होता है जिसमें कुछ पत्थर के टुकड़े, ठीक है, पत्थर, बर्फ के टुकड़े, धूल के कण, ठीक है, या कुछ गैस होते हैं जो कोई एक अनियमित आकार का होता है। ठीक है, इस ब्रह्मांड में ऐसे मूव करता रहता है। जब ये सूर्य की तरफ जाता है तो सूर्य के विकिरण दबाव के कारण इसके कुछ गैस जो कि आयनीकृत हो जाते हैं, ठीक है, और ऐसे पूंछनुमा उसमें एक संरचना बन जाती है। ठीक है, इसको उसका नाभि कहा जाता है। ठीक है, जो केंद्रीय भाग होता है जहाँ पे पत्थर के टुकड़े, कुछ बर्फ के टुकड़े, गैस होते हैं या धूल के कण होते हैं, ठीक है, तो उसको उसका नाभि कहा जाता है। ठीक है, आइए बाकी, तो इसका आंसर क्या आएगा? धूमकेतु की पूंछ जो कि किसके कारण सूर्य से दूर जाती है, तो विकिरण दबाव के कारण होती है। उसमें कुछ विद्युत प्रतिकर्षण शक्ति भी होता है, लेकिन विशेष करके विकिरण दबाव के कारण होता है। इस बात को समझाया कौन है? केपलर ने। ठीक है, केपलर ने इस बात को समझाया है। ठीक है, केपलर का जो विद्युत विकिरण दबाव है, ठीक है, उसके माध्यम से आप इसको समझ सकते हैं बेहतर तरीके से। जब तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तब परिवर्तन होता है, मतलब तरंग में क्या क्या चीज़ें बदल जाता है। वेग में
आयाम में, आवृत्ति में, तरंग दैर्घ्य में। ठीक है, तो जब जानते होंगे जब तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब माध्यम के अपवर्तनांक के कारण, ठीक है, प्रत्येक माध्यम का अपना अपवर्तनांक अलग अलग होता है। ठीक है, अपवर्तनांक अलग अलग होता है। अपवर्तनांक निकालते कहते हैं स्नेल का नियम आप पढ़े होंगे। जो स्नेल का नियम है वो कहता क्या है कि निर्वात में प्रकाश का चाल, ठीक है, स्नेल का नियम कहता है निर्वात में, ठीक है, प्रकाश का चाल बट्टा उस माध्यम में प्रकाश का चाल जिस माध्यम का हम अपवर्तनांक निकालते हैं। जैसे वायु का हम अपवर्तनांक निकाल देते हैं तो वायु में प्रकाश की चाल, ठीक है, वायु में लाइट की चाल, ठीक है, वायु में लाइट की वेलोसिटी, उसके ऊपर क्या होगा निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टा वायु में प्रकाश की चाल, ठीक है, इन दोनों के अनुपात को अपवर्तनांक जिससे म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। हर एक पदार्थ के लिए अपवर्तनांक अलग अलग होता है। इसी अपवर्तनांक की वजह से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब कोई तरंग प्रवेश करती है, ठीक है, तो देखिए उसके वेग में परिवर्तन आ जाता है। ध्यान से सुनिएगा, उसके वेग में परिवर्तन आता है, उसके आयाम में परिवर्तन आ जाता है और उसके तरंग दैर्घ्य में परिवर्तन आ जाता है, लेकिन उसकी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हर एक तरंग की एक आवृत्ति होती है, उसका मूल गुण होता है। ठीक है, किसी भी तरंग की एक मूल गुण उसकी आवृत्ति के द्वारा निर्धारित किया जाता है और उसमें नहीं बदलाव आता है। तो मतलब 1, 2 और 4 आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी कभी भी विस्थापन से, देखिए ये विस्थापन और दूरी के बीच का जो रिलेशन होता है, ठीक है, दूरी ग्रेटर देन आर इक्वल विस्थापन। ठीक है, देखिए इसका मतलब ये हुआ कि दूरी विस्थापन से अधिक हो सकता है या बराबर हो सकता है। ठीक है, मतलब ये हुआ कि जो दूरी होगा वो विस्थापन से कम कभी नहीं होगा, या तो बराबर होगा या तो विस्थापन से बड़ा हो जाए। विस्थापन शून्य भी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, विस्थापन शून्य भी हो सकता है। आइए, तो इसमें ये कह रहा है कि दूरी कभी भी विस्थापन से ज़्यादा नहीं हो सकता है, यानी ये वाला आंसर हो जाएगा। दूरी कभी भी नहीं, दूरी विस्थापन से ज़्यादा नहीं होगा, दूरी विस्थापन से ज़्यादा होगा, दूरी विस्थापन से कम नहीं होगा। ठीक है, दूरी कभी भी विस्थापन से कम नहीं हो सकता, बी वाला आंसर हो जाएगा। पढ़ने में थोड़ा सा गलत हो गया। आइए, रॉकेट की गति निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? द्रव्यमान संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, संवेग संरक्षण या सभी। ठीक है, तो आप जानते होंगे रॉकेट की जो गति होता है रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। निम्न गुणों पर विचार करना है, इसमें बताना कि कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। रंग में परिवर्तन, आकृति में परिवर्तन या आकार में परिवर्तन। ठीक है, तो आकृति और आकार में परिवर्तन जो है कि आपका भौतिक परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन किसी भी पदार्थ के रंग में परिवर्तन वो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। 2 और 3 आपका आंसर हो जाएगा। दूध एवं मूंगफली के तेल के मिश्रण को अलग किया जा सकता है ऊर्ध्वपातन के द्वारा, वाष्पीकरण के द्वारा, पृथक्करण, कीप के द्वारा या छनन के द्वारा। ठीक है, तो छनन के द्वारा एक सॉलिड हो एक लिक्विड हो तब छान करके अलग कर सकते हैं। ठीक है, किसी दो द्रवों के बीच यदि क्वथनांक, ठीक है, या उनमें जो बॉइलिंग पॉइंट का अंतर बहुत कम हो तो उससे इसे अलग किया जा सकता है। ऊर्ध्वपातन जानते हैं ठोस से सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये पृथककारी कीप के द्वारा इसको अलग किया जा सकता है, दूध एवं मूंगफली के तेल को। ठीक है, मूंगफली का तेल जो कि हल्का होता है ऊपर रह जाएगा, दूध आपका नीचे बैठा रह जाएगा। तेल में तले हुए खाद्य पदार्थों को खरीदने से पहले उनके निर्माण की तिथि देखी जाती है, अवश्य जांच लेना चाहिए क्योंकि तेल विकृति गंध हो जाता है। अपचयन के कारण, उपचयन के कारण, अपचयन के कारण, हाइड्रोजनीकरण के कारण या विकृति के कारण। ठीक है, तो आप जानते होंगे हाइड्रोजनीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि वनस्पति तेल को वनस्पति घी में बदला जाता है। ठीक है, इसमें जो विकृतीकरण हो जाएगा, विकृतीकरण इसको इंग्लिश में रैंसिडिटी कहा जाता है। ठीक है, रैंसिडिटी, इसमें पदार्थ जो है कि उसका ऑक्सीकरण हो जाता है और पदार्थ विकृत हो जाता है, उसमें गंध और स्वाद में बदलाव आ जाता है। पालक हो गया, आंवला हो गया, कच्चे अंगूर हो गया, निम्न में से क्रमशः कौन सा अम्ल पाया जाता है? ठीक है, टार्टरिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल या सिट्रिक अम्ल। ठीक है, पालक में आप जानते होंगे ऑक्जेलिक अम्ल होता है। ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल पालक में। ठीक है, स्कर्विक अम्ल, ठीक है, आंवला में, और टार्टरिक अम्ल आपका हो जाएगा अंगूर में, यानी आपका बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। पेट्रोल की आग बुझाने के लिए जल उपयुक्त नहीं है क्योंकि जल के ऑक्सीजन, ठीक है, जल के ऑक्सीजन घटक को पेट्रोल के द्वारा विलग कर लिया जाता है और इस प्रकार जलने में मदद मिलती है। ठीक है, नहीं देखिए करके पेट्रोल इतना ज्वलनशील होता है कि पानी से बुझ नहीं सकता है। जल भारी होने के कारण पेट्रोल के नीचे चला जाता है और अंततः वायु के संपर्क में
बना रहता है और जलता है, ठीक है, सही है। चूँकि जल भारी होता है तो पेट्रोल से आग लगी है तो जल नीचे चला जाएगा, फिर उसके ऊपर पानी आ जाएगा और जलने लगेगा। क्षारकों के संबंध में निम्नलिखित कथन में से आपका कौन सा सही है, ये संबंध करना है। क्षारकों को सभी क्षारक क्षार हैं, कोई भी क्षारक क्षार नहीं है। सभी क्षारक क्षार क्षारक हैं परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं है, ठीक है। देखिए सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। कह रहा है कि सभी क्षार क्षारक हैं, ठीक है, सभी क्षार क्षारक हैं। क्षारक उनको कहते हैं जो क्षार यदि जल में विलेय है, जो क्षार जल में विलेय है तो हम उसको क्या कहेंगे, क्षारक कहेंगे, ठीक है। तो यानी जो सभी क्षार हो जाएंगे, ठीक है, सभी क्षारक क्षार हो जाएगा, ठीक है, लेकिन सभी क्षारक क्षार हो ये कोई जरूरी नहीं है, यानी सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दंत क्षरण का कारण क्या है, इनेमल का कठोरीकरण। नहीं, इनेमल कठोरीकरण होगा तो दंत क्षरण क्यों होगा, दांत आपका खराब क्यों होगा अगर इनेमल बहुत ज़्यादा कठोर हो गया तो। डेंटिन, ठीक है, जब दांत के ऊपर वाला जो चमकीला पदार्थ है उसको डेंटिन कहा जाता है। कठोरीकरण कठोर हो गया तो भी दांत का आपका क्षरण नहीं होगा। इनेमल तथा डेंटिन का मृदुकरण, मतलब दोनों मृदु हो गया है, ठीक है। इनेमल और डेंटिन आपका मृदु, डेंटिन उस पदार्थ को कहते हैं जिससे ये इनेमल बनता है, ठीक है। दांत के ऊपर वाला जो चमकीला पदार्थ होता है उसको इनेमल कहते हैं। तो दोनों मृदु हो जाता है, इसकी वजह से दांत आपका क्षरण होने लगता है। नेत्रदान, नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग प्रयोग किया जाता है, आइरिस, लेंस, कार्निया या रेटिना, ठीक है। तो आप जानते होंगे एक स्वस्थ मनुष्य के नेत्रदान के द्वारा, ठीक है, कार्निया उसका नेत्रदान किया जाता है और एक जोड़ी कार्निया 4 लोगों को, ठीक है, 4 लोगों को आंखों की रोशनी दे सकता है। मतलब एक स्वस्थ व्यक्ति का कार्निया 4 लोगों को में प्रतिस्थापित किया जा सकता है, ठीक है। एक जोड़ी कार्निया 4 लोगों में प्रतिस्थापित किया जाता है, मतलब 4 लोगों की आंखों की रोशनी लाई जा सकती है एक स्वस्थ व्यक्ति के नेत्रदान की वजह से। नेत्रदान में क्या किया जाता है, कार्निया को ट्रांसप्लांट किया जाता है। आयोडीन युक्त खाने का नमक क्या है, ठीक है, तत्व है, यौगिक है, विषमांगी मिश्रण है, समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण तो कोई सवाल ही नहीं होता है, ठीक है। आयोडीन एक अलग से ये, ठीक है, हेलोजन ग्रुप का तत्व है, ठीक है। ये विषमांगी मिश्रण है, जो NaCl होता है, ठीक है, NaCl जो नमक होता है उसमें थोड़ी मात्रा में आयोडीन मिलाया जाता है, ठीक है, ये मतलब विषमांगी मिश्रण हो जाता है। विद्युत तारों को परस्पर वेल्डिंग, ठीक है, यानी इनको जोड़ने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला सोल्डर होता है तांबा जस्ते का, टिन तांबा का मिश्रण है, शीशा और टिन का मिश्रण है, ठीक है, शीशे और टिन का मिश्रण होता है। रेड डाटा बुक में क्या लिखा जाता है, वैज्ञानिक का वर्णन, ब्लड बैंक का विवरण, ठीक है, लुप्त होने वाले संघर्षशील जीवों का इसमें वर्णन है, जीवों की संख्या को दर्शाया जाता है। करके विज्ञान पाठ्यक्रम निर्माण के समय निम्नलिखित में से किसी पाठ का चयन करते समय एक अध्यापक को किस बात का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। आसान से कठिन की तरफ चैप्टर जाना चाहिए, ज्ञात से अज्ञात की ओर और निरंतरता भी होनी चाहिए। इसमें ये सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे, यानी सी वाला हो जाएगा, एक गलत ऑप्शन सेट हो गया। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड से, जल से, क्लोरोफिल से या हाइड्रोकार्बन से। तो प्रकाश संश्लेषण में जानते हैं ऑक्सीजन जल के अपघटन से प्राप्त होता है। अग्नाशयी रस होता है अम्लीय, क्षारीय या उदासीन, तो अग्नाशयी रस आपका क्षारीय होता है। पानी में नमक मिलाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक पर क्या असर पड़ेगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, क्रमशः बढ़ेगा और घटेगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो जब पानी में नमक मिला देंगे तो उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा और उसका जो कि हिमांक वो घट जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे, इसको सुमेलित करना है। विटामिन ए को आप क्या कहेंगे, विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है, आँख के लिए बहुत फायदेमंद होता है। बी को थायमिन कहा जाता है, ठीक है, ये ब्लड फॉर्मेशन के लिए अच्छा होता है। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहा जाता है, ठीक है, एक तरह से हार्मोन की तरह भी ये कार्य करता है। और विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहा जाता है, ठीक है, जो प्रजनन क्षमता वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट होता है। वायरस के कारण पैदा होने वाला रोग कौन सा है, चेचक, रेबीज, टिटनेस, खसरा, मलेरिया, हैजा, प्लेग और निमोनिया, ठीक। तो चेचक और जो रेबीज है वायरस से पैदा होता है, टिटनेस, ठीक है, और खसरा, ये दोनों आपका जीवाणु से पैदा होता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम से, हैजा आपका जीवाणु से, प्लेग भी जीवाणु से, निमोनिया विभिन्न तरह के संक्रमण और जीवाणुओं से पैदा होने वाला रोग है। पृथ्वी पर आदमी के द्वारा, ठीक है, पृथ्वी पर आदमी द्वारा लगाया गया दबाव, ठीक है, एक व्यक्ति के द्वारा दबाव न्यूनतम होगा कब, ठीक है, जब वो दोनों पैरों पर खड़ा होगा, नींद की स्थिति में लेटा होगा, ठीक है, जब लेटा होगा तो दबाव न्यूनतम होगा, ठीक है। आप जानते होंगे प्रेशर प्रोपोर्शनल टू 1 एरिया, ठीक है, क्षेत्रफल जितना अधिक होगा प्रेशर उतना ही कम हो जाएगा।
अनुवांशिकता की इकाई क्या है? नाभिक है, जीन है, केंद्रक है, या इनमें से कोई नहीं? तो अनुवांशिकता की जो इकाई है आपका जीन हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत धारा प्रवाहित होने की अनुमति नहीं देता है? नल का पानी, समुद्र का पानी, अशुद्ध पानी या गुणसूत्र। ठीक है, तो जो शुद्ध जल होगा, ठीक है, आरओ का जो वाटर होगा शुद्ध होगा, ठीक है, उसमें आप पानी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर सकते हैं। निम्न में से कौन जैव संहिता, ठीक है, ईंधन, ठीक है, जैव संहिता ईंधन ऊर्जा का स्रोत नहीं है, मतलब जैविक ऊर्जा का स्रोत नहीं है। कोयला है, नाभिकीय ऊर्जा है, शुद्ध जल है, या सिरका है। ठीक है, जो नाभिकीय ऊर्जा है ये आप जैविक ईंधन नहीं है। रातिछर पक्षी को आपको पहचान करना है। रातिछर पक्षी का पहचान करना है, ठीक है। उदाहरण क्या है कि उल्लू, कौवा, गौरैया या गोबर गैस। ठीक है, ये अलग से इसमें आ गया, तो इसमें आपका उल्लू हो जाएगा जो रात्रिचर पक्षी है। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? विद्युत विभव की, विद्युत ऊर्जा की, विद्युत आवेश की, या विद्युत शक्ति की। तो विद्युत विभव का जानते हैं, इसका जो इकाई है वोल्ट होता है। विद्युत ऊर्जा की इकाई किलोवाट घंटा होता है। ठीक है, यानी इसका इकाई आपका ये हो जाएगा किलोवाट घंटा हो जाएगा। आवेश का आप जानते होंगे कूलाम होता है, और विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है। ठीक है, विद्युत शक्ति का वाट होता है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। विद्युत शक्ति कहेगा तो वाट होगा, अब विद्युत ऊर्जा कहेगा तो किलोवाट घंटा हो जाएगा। ठीक है, कार्य करने की शक्ति को दर को वाट कहते हैं ना। ठीक है, तो कार्य यानी ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा बटा समय, ठीक है, ये वाट हो जाएगा। ठीक है, ऊर्जा, ठीक है, बटा समय गुणे घंटा, हावर। ठीक है, तो इसको आप किलोवाट घंटा कहते हैं, जो कि केवल ऊर्जा का मात्रक हो जाता है, विद्युत ऊर्जा का। कोशिका अंग का जो सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है वो कौन सा है? सूत्रकणिका, नाभिक, राइबोसोम, इनमें से कोई नहीं। तो जानते हैं नाभिक जो है कि कोशिका की सारी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। करके बड़े कुक्कुट फार्म के, सॉरी थोड़ा सा ये पीडीएफ धुंधला हो गया है। बड़े कुक्कुट फार्म के निर्माण क्यों किया जाता है? सिर्फ कुक्कुट पालन के विकास के लिए या रखरखाव के लिए? बड़ी संख्या में अंडा देने वाले बहुत से स्फटिकशाला के घटक विकास के लिए? ठीक है, सिर्फ मुर्गों के मांस के लिए अत्यधिक संख्या में ब्रायलर पालने हैं। तो ठीक है, देखिए जो बड़े कुक्कुट पालन होते हैं, ठीक है, तो उनमें जो है कि मांस के, सिर्फ मांस के लिए नहीं, ठीक है, बड़ी संख्या में अंडा देने वाले और मांस के लिए, दोनों के लिए पाला जाता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। मांस के लिए भी और अंडा के लिए भी, इसमें जैसे कि बत्तख हो गए, मुर्गी हो गए, ठीक है, कबूतर हो गए, इन सबों को पाला जाता है। पोषण नाल के विकास किस भाग में भोजन अंतिम रूप से पाचन होता है? ठीक है, मतलब अंतिम रूप से भोजन पच जाता है और वहीं पर अवशोषित होना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, बड़ी आंत में, अमाशय में, मुख गुहा में, ठीक है, यानी माउथ कैविटी में, और छोटी आंत में। तो आप जानते हो कि छोटी आंत में भोजन का पचना खत्म होता है और यहीं से अवशोषित होना प्रारंभ हो जाता है। एक बिलियन है, ठीक है, 250 ग्राम जल है में 50 ग्राम चीनी निहित है। बिलियन के द्रव्यमान का प्रतिशत सांद्रता के परिकल्प करें, निकालें। ठीक है, तो देखिए जो प्रतिशत सांद्रता आप कैसे निकालेंगे, तो विलेय की मात्रा 50 ग्राम, ठीक है, बटा बिलियन, ठीक है, यानी 250 ग्राम प्लस 50, ठीक है, तो यानी 50/300 हो गया ना। ये देखिएगा 50/300 गुणे 100, ठीक है, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 आपका हो जाएगा। तो आप इसको काटेंगे तो ये लगभग आएगा आपका 16.66%। ठीक है, मतलब 16.67%, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, फार्मूला समझ गए ना, दिया गया, ठीक है, ग्राम यानी सॉलिड में जो ग्राम में होगा, ठीक है, उसके बाद जो विलेय जिसमें आपको घोलना है प्लस विलायक, ठीक है, विलेय प्लस विलायक दोनों की मात्रा, ऊपर केवल आपका विलेय की मात्रा हो जाएगा। विलेय, ठीक है, विलायक प्लस विलेय नीचे होता है, गुणे 100। केवल पादप कोशिका में पाए जाने वाले कोशिकांग का नाम बताइए। ठीक है, जो पादप कोशिका में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, तारकाय, लवक, इनमें से कोई नहीं। तो लवक जिसको प्लास्टिड कहते हैं, केवल पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है। नाभिकों के संचरित धागे जैसी संरचना क्या कहलाती है? डीएनए, गुणसूत्र, अर्ध गुणसूत्र या क्रोमैटिन। ठीक है, तो जो नाभिक में एक धागे जैसी संरचना दिखाई देती है उसको आप क्रोमैटिन कहते हैं। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा समूह इलेक्ट्रॉन का लाभ, मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने या प्राप्त कर सकता है, अपनी बाह्यतम कोश को पूर्ण कर सकता है? ठीक है, तो इसमें देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन या हीलियम। ठीक है, इनमें से कह रहा है कि कौन सा उसको अवशोषित कर, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त कर सकता है, बाह्यतम कोश को पूर्ण कर सकता है।
तो इसमें फ्लोरीन हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा, हाइड्रोजन होगा, हीलियम नहीं होगा। ठीक है, हीलियम आपका एक आखिरी। ठीक है, तो ये फ्लोरीन, क्लोरीन और हाइड्रोजन इसमें ऑप्शन हो जाएगा। मुख गुहा में, ठीक है, रक्त वाहिकाएं, हृदय इत्यादि के साथ रेखी किए जाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब इसमें से कौन सा आपका उपकला एपिडर्मिस लेयर होता है। ठीक है, मुख गुहा में और हृदय में। सल्की उपकला, स्तंभकार उपकला, घनाकार उपकला या सोनोजी उपकला। ठीक है, तो सल्की और रेखी दोनों ये आपका मुख में और हृदय में होती है। निम्नलिखित में से कौन सा आयोडीन तथा पोटेशियम का प्रचुर स्रोत है। केल्प होगा, कैलेमिडोनास हो गया, खमीर हो गया, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो केल्प एक प्रकार का शैवाल है। ठीक है, केल्प एक प्रकार का शैवाल है जो आयोडीन और पोटेशियम, ठीक है, आयोडीन प्लस पोटेशियम दोनों के लिए प्रचुर मात्रा इसमें होता है। ठीक है, समुद्री घास है। खमीर एक कवक है। ठीक है, खमीर एक कवक है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।